आज हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रल कॉलम कैसे डिवेल्प होता है और कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटी इसकी डिवेलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो में डिवेल्प हो रही होती हैं। एम्ब्रियो क्या होता है? फीटस जब डिवेल्प हो रहा होता है तो 8 वीक से पहले पहले उसकी जो डिवेलपमेंट हो रही होती है वो सारे का सारा एम्ब्रियो कहलाता है। हम देखते हैं कि जब एम्ब्रियो की डिवेलपमेंट हो रही होती है तो उसकी डेवलपमेंट में एक फेज आ रहा होता है गेस्कुलेशन का। गेस्कुलेशन वो फेज होता है जिसमें एम्ब्रियो 3 लेयर्स से मिलके बना हुआ होता है। और वो 3 लेयर्स कौन सी होती हैं? एक एक्टोडर्म होती है, दूसरी मीजोडर्म होती है और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म होती है। जो मीजोडर्म होती है ये फर्दर 3 पोर्शंस में डिवाइड हुई भी होती है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान। जो सबसे मीडियल वाली होती है जो नोटोकोड के करीब होती है इसे पारेंट्रल मीजोडर्म कहते हैं। उससे लेटरल साइड पे इंटरमीडिएट मीजोडर्म होती है और सबसे लेटरल एस्पेक्ट पे लेटरल मीजोडर्म होती है। तो क्या हो रहा होता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान? जो पारेंट्रियल मीजोडर्म होती है ये कुछ पेयर्ड ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है। और वो पेयर्ड ब्लॉक्स कहाँ होते हैं? जो न्यूरल ट्यूब डिवेल्प हो रही होती है इसकी दोनों साइड पे इसकी लेटरल एस्पेक्ट पे होते हैं। और ये पेयर्ड ब्लॉक्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सोमाइट्स। इन्हीं सोमाइट से आगे एम्ब्रियो की फर्दर डिवेलपमेंट होनी होती है। ये हेड वाले रीजन से लेके टेल वाले रीजन तक ऐसे ही सीक्वेंस में पड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे दिखा दिया है कि एक सोमाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक पूरे का पूरा सोमाइट है। सोमाइट के 2 पोर्शन होते हैं। ये जो सबसे नीचे इसका पोर्शन है ब्लू कलर में जो नजर आ रही है स्क्लीरोटोम है। और एक इससे ऊपर है जो डर्मोमायोटोम है। तो ये इसके 2 रीजन हैं। फर्दर अगर हम देखें तो इसके नाम में ही लिखा हुआ है डर्मोमायोटोम। तो डर्मोमायोटोम के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक डर्माटोम होता है और एक मायोटोम होता है। यहाँ नीचे स्केच बनाया गया है इसके पार्ट्स का। सोमाइट के 2 पार्ट होते हैं, स्क्लीरोटोम और डर्मोमायोटोम। डर्मोमायोटोम में ही लिखा हुआ है इसके 2 फर्दर पार्ट्स होती हैं, एक डर्माटोम और एक मायोटोम। डर्माटोम ने फर्दर डिवेलपमेंट के दौरान क्या बनाना होता है? डर्मस ऑफ द स्किन ऑफ द एम्ब्रियो। और इसके अलावा जो मायोटोम है, मायोटोम ने मसल्स बनाने होते हैं एम्ब्रियो की डिवेलपमेंट के दौरान। अभी यहाँ पे हमने देखा है कि मीजोडर्म का एक जो पार्ट है वो पारेंट्रियल पारेक्सियल मीजोडर्म है। पारेक्सियल मीजोडर्म से देखते हैं आगे क्या क्या डिवेलपमेंट हो रही है। Paraxial mesoderm lies in the midline of the embryo and about in third week of gestation it is divided into paired blocks which are called somites। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट के दौरान जो पारेक्सियल मेसोडर्म है ये पेयर्ड ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाते हैं। वो पेयर्ड ब्लॉक्स कहाँ होते हैं? न्यूरल ट्यूब की लेटरल साइड पे पड़ी होती हैं। और इन पेयर्ड ब्लॉक्स को क्या कहते हैं? सोमाइट्स। सोमाइट की डेफिनेशन लिखी हुई है, सोमाइट्स आर बाइलेटरली paired blocks of paraxial mesoderm that form along head to tail axis of the developing embryo in third week of gestation। जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर सोमाइट के मेजर 2 पोर्शन होती हैं, एक स्क्लीरोटोम होता है, दूसरा डर्मोमाइटोम होता है। स्क्लीरोटोम क्या है? अ वेंट्रोमीडियल पार्ट ऑफ अ सोमाइट विच डिवेल्प्स इनटू वर्टिब्रा एंड रिब्स। तो सोमाइट जो इसका सोमाइट का पार्ट है स्क्लीरोटोम, स्क्लीरोटोम ने क्या डिवेल्प करना होता है? वर्टिब्रा और रिब्स। और यही आज का हमारा टॉपिक है कि हमने पढ़ना है वर्टिब्रा किस तरह डिवेल्प हो रहे होते हैं। दूसरा सोमाइट का जो पोर्शन था वो क्या था? ड्रमोमायोटोम। ड्रमोमायोटोम क्या चीज है? इट इज एन एपिथेलियल सेल लेयर constituting the dorsal part of the somite lying under the ectoderm। और इसने क्या क्या बनाना होता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू जो कि स्किन का एक पार्ट है जिसका दूसरा नाम डर्मस है। यानी इसने बनाना होता है डर्मस ऑफ द स्किन और स्केलेटल मसल। दोनों बनाने होती हैं किसने? डर्मोमायोटोम ने, क्योंकि इसके नाम में है मायोटोम। तो मायोटोम हमेशा मसल्स बना रही होती हैं और डर्माटोम क्या बना रही होती हैं? ये हमेशा स्किन बना रहे होते हैं। और ये डर्मोमायोटोम जो है ये एक्टोडर्म के नीचे पड़ी होती है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये ऊपर जो आपको लाइट से कलर में नजर आ रहा है ये इसकी एक्टोडर्म है और इसके नीचे डर्मोमायोटोम है। और डर्मोमायोटोम के नीचे क्या पड़ा हुआ है? स्क्लीरोटोम पड़ा हुआ है।
अब हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम किस तरह से डिवेल्प हो रहा है। जो अभी हम पार्ट पढ़ के आए हैं इसका स्क्लीरोटोम का, हमने अभी एक पार्ट पढ़ा है सोमाइड का पार्ट क्या था, स्क्लीरोटोम। तो स्क्लीरोटोम से सेल मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, वो वहां से माइग्रेट करके यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये नोटोकोड आपको नजर आ रही है रेड कलर में। अब क्या होगा, ये जो स्क्लीरोटोम जो सोमाइट का पार्ट था, यहाँ से सेल मूव कर करके इस नोटोकोड की सराउंडिंग में आना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और इस स्क्लीरोटोम से यहाँ पे आके ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में बनते आएंगे, सबसे पहले ऊपर एक बनेगा, स्क्लीरोटोम का पोर्शन बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा। उसके बाद क्या होगा, जो फर्स्ट वाला स्क्लीरोटोम का वो एक स्ट्रक्चर बना था उसका कॉडल पार्ट, और उससे नीचे वाला जो पार्ट बना था उसका क्रेनियल पार्ट, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके क्या बनाएंगे, एक वर्टिब्रा बना देंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। वही जो हम बात कर रहे थे कि स्क्लीरोटोम से मीजनकाइमल टिश्यू आके ये नोटोकॉर्ड की सराउंडिंग में आके इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी आ गया स्क्लीरोटोम का वो जो मैस आ रहा था, यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, यहाँ पे भी इकट्ठा हो गया है। फिर ये दूसरी जगह पे वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, ये तीसरी जगह पे स्टार्ट हो गया है। क्या होगा, जो फर्स्ट वाले वर्टिब्रा का कॉर्डल हाफ है, वो इससे नीचे वाले वर्टिब्रा के क्रेनियल हाफ के साथ मिलके एक वर्टिब्रा बनाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर बन गया है, ये दूसरे वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर बन गया, ये तीसरे का बन गया, लेकिन नोटोकॉर्ड अभी बीच में परसिस्ट कर रही है। अभी ये वर्टिब्रा कंप्लीटली नहीं बना, ये सिर्फ और सिर्फ मीजनकाइमल टिश्यू से बना हुआ है। बाद में क्या होगा, इस ये कार्टिलेज में कन्वर्ट होगा, कार्टिलेज के ऊपर फिर साल्ट्स डिपॉजिट होंगे, तब जाके ये एक पूरा वर्टिब्रा बनेगा। क्या होगा, यहाँ पे मीजनकाइमल टिश्यू से ये वर्टिब्रा का एक मॉडल सा बन गया है। इसके बाद, और ये हो रहा है फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट के दौरान। फिफ्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या होगा, यही जो मीजनकाइमल टिश्यू का मॉडल बना था, इसके ऊपर अब साल्ट्स वगैरह डिपॉजिट होना स्टार्ट हो रहे हैं और ये हार्ड होता जा रहा है आस्ता आस्ता। यहाँ पे ये कार्टिलेज में कन्वर्ट हो रहा है और बर्थ के टाइम पे ये एक पूरे का पूरा वर्टिब्रा बना चुका होता है। ये तो हम देख रहे हैं वर्टिब्रा किस तरह डिवेल्प होगा। अब इसके अंदर जो नोटोकॉड थी, फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट के दौरान तो ये परसिस्ट कर रही थी, लेकिन फिफ्थ वीक में इसके साथ क्या होगा, ये बीच में नोटोकॉड यहाँ वर्टिब्रा डिवेल्प हो चुका है, यहाँ से नोटोकॉड खत्म हो जाएगी। लेकिन दो वर्टिब्रा के दरमियान में हम जानते हैं, क्योंकि इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है दो वर्टिब्रा के दौरान दरमियान में, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दो पार्ट होते हैं, एक उसका सेंट्रल पार्ट होता है और एक उसका पेरिफेरल पार्ट होता है। जो सेंट्रल पार्ट होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, उसे कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। तो ये दो वर्टिब्रा के दरमियान में जो नोटोकोड बच जाती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो न्यूक्लियस पल्पोसिस में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इसकी सराउंडिंग में जो मीजनकाइमल टिश्यू बच जाएगा, वो फर्दर डेवलपमेंट के दौरान किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनुलस फाइब्रोसिस में। वो ही एनुलस फाइब्रोसिस जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क की का पेरिफेरल पोर्शन बना रही होती है। तो इस तरह से दो वर्टिब्रा के दरमियान में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क बन जाती है, और डिस्क का जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो बनता है नोटोकोड के रेमिनेंट से, और जो एनुलस फाइब्रोसिस है वो मीजनकाइमल टिश्यू से ही बनता है। यहाँ हम अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। वही बातें लिखी हुई हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। mesenchymal cells migrate from sclerotome and surround notochord. Condensation of caudal half of one sclerotomal mesenchymal cells and cranial half of next sclerotomal mesenchymal cells form each vertebra. Notochord persists throughout the mesenchyme. Nucleus pulposus derived from the remnant of notochord and forms central part of intervertebral disc. Annulus fibrosis derived from sclerotome which surrounds the nucleus pulposus। यही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियस पल्पोसिस किससे बनेगा, रेमिनेंट ऑफ नोटोकोड से, और एनुलस फाइब्रोसिस किससे बनेगा, वो जो स्क्लीरोटोम बच गया था इंटरवर्टिब्रल डिस्क के रीजन में। ये आपको नॉर्मल वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि जब बन चुका होता है एक वर्टिब्रा, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है।
ये वर्टिब्रा की बॉडी होती है और इसके पीछे ये एक वर्टिब्रल आर्च होती है। वर्टिब्रल आर्च के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं। ये राइट साइड और लेफ्ट साइड के ऊपर दो ट्रांसवर्स प्रोसेस निकले हुए होते हैं और एक बैक साइड पे इसका स्पाइनस प्रोसेस होता है। वर्टिब्रल बॉडी के बैक साइड पे वर्टिब्रल फोरामेन होता है और इस वर्टिब्रल फोरामेन में से स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही होती है। हर जो दो वर्टिब्रा की बॉडी होती है, दो वर्टिब्रल बॉडी के दरमियान में डिस्क पड़ी हुई होती है। यहाँ पे आपको दोबारा से स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये वर्टिब्रल बॉडी है, साइडों पे दो ट्रांसवर्स प्रोसेस निकले हुए हैं, बैक साइड पे स्पाइनस प्रोसेस है और ये वर्टिब्रल फोरामेन में से स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है। जब वर्टिब्रल कॉलम डिवेल्प हो रहा होता है, अगर इसकी डेवलपमेंट में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो कोई ना कोई डिजीज, कोई एबनॉर्मेलिटी, कुछ कंजेंटल डिफेक्ट बन सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम अगर ठीक ना बने। वो कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि वर्टिब्रल कॉलम की डेवलपमेंट में कोई वर्टिब्रा बना ही ना हो, तो एब्सेंट हो सकता है कोई वर्टिब्रा। इसके अलावा कोई एडिशनल वर्टिब्रा भी बन सकता है। यानी नॉर्मल कितने वर्टिब्रा होते हैं? 33। लेकिन किसी एमडीयू में ऐसा भी हो सकता है 34, 35, इनसे भी ज़्यादा वर्टिब्रा बन सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वर्टिब्रा जब डिवेल्प हो रहा है उसका कोई पार्ट डिवेल्प ही ना हुआ हो। जैसा कि दो कंडीशन ऐसी हैं जिनमें वर्टिब्रा का कोई पार्ट डिवेल्प नहीं हुआ हुआ था। जैसा कि लिखा हुआ है एक स्पाइना बाइफिडा है, इसमें क्या होता है, वर्टिब्रा की बैक साइड पे जो वर्टिब्रल आर्च है वो कम्प्लीटली नहीं बनती, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड वहां से बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाती है और इस कंडीशन को कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। हेमी वर्टिब्रा सेकंड कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जो रिब्स हैं जो वर्टिब्रा के साथ जुड़ी हुई होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा ऐसे वर्टिब्रा हैं जिनके साथ आपकी रिब्स जाके जुड़ती हैं और कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट्स बनाती हैं। सिर्फ ऐसा थोरेसिक वर्टिब्रा में होता है। लेकिन एबनॉर्मल डेवलपमेंट के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि वर्टिब्रा तो बन गया लेकिन उसके साथ जो रिब आके जुड़नी है, जिसने पोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट बनाना है, हो सकता है रिब ना बने। लेकिन ऐसा सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्रा में होगा और कहीं भी नहीं हो रहा होता। फिर ऐसा भी हो सकता है कि डेवलपमेंट के दौरान दो वर्टिब्रा एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएं। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो एटलस जो कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये ऑक्सीपिट जो ऊपर स्कल की बोन है उसके साथ फ्यूज हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा ऑक्सीपिटल बोन के साथ फ्यूज हो गया और इस कंडीशन को कहते हैं क्लिपल फील सिंड्रोम। फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इसे कह रहे होते हैं दूसरी कंडीशन को सेक्रलाइजेशन ऑफ फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा। इसमें क्या होता है, जो फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा होता है वो फ्यूज हो जाता है फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा के साथ। तो इसे क्या कह रहे होते हैं? सेक्रलाइजेशन ऑफ फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा। फिर एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जिसे कह रही होती है सेपरेशन ऑफ वर्टिब्री। इसमें क्या होता है, जो फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा ऊपर आपने देखा था कि फ्यूज हो रहा था सैक्रम के साथ, लेकिन यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि सैक्रम फिफ्थ नंबर वर्टिब्रा के साथ यूज है। बात तकरीबन वही बन रही है। उसमें फिफ्थ नंबर वर्टिब्रा इसके साथ सैक्रम के साथ जुड़ रहा था, लेकिन नीचे वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, सैक्रम फिफ्थ नंबर वर्टिब्रा के साथ फ्यूज हो रही होती है और इसे कह रही होती है लंबराइजेशन ऑफ फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा। फिर एक और कंडीशन भी ऐसे हो सकती है कि सेपरेशन ऑफ वर्टिब्री की कंडीशन में ये जा रही है। जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है उसे कहते हैं एक्सिस। एक्सिस का एक प्रोसेस होता है जो उसकी बॉडी से ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है, उस प्रोसेस को कह रहे होते हैं ओडंटोइड प्रोसेस। अब वर्टिब्रा की डेवलपमेंट में ऐसे भी हो सकता है कि जो ओडंटोइड प्रोसेस है हो सकता है वो जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है जिसका नाम एक्सिस है उसकी बॉडी के साथ वो फ्यूज हो ही ना, दोनों सेपरेट हो जाएं, एक दूसरे से सेपरेट डिवेल्प हुए हुए हों। तो यहाँ से भी पता चला है कि एक वर्टिब्रा का एक पोर्शन उसे सेपरेट भी डिवेल्प हो सकता है और ये एबनॉर्मल कंडीशन है। फिर एक और कंडीशन है जिसे कह रही होती है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। इसमें क्या हो रहा होता है, एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर आगे की तरफ स्लिप हो चुका रहता है, हो जाता है। तो इस तरह से दो वर्टिब्रा की अलाइनमेंट नहीं रहती, जिसकी वजह से आगे की तरफ जो स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई होती है वो कंप्रेस हो सकती है। तो इस कंडीशन को कहेंगे स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। यहाँ पे आपको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस नजर आ रही है। ये देखें, ये नीचे एक वर्टिब्रा है और ऊपर की तरफ एक वर्टिब्रा पड़ा है। ये दो वर्टिब्रा है, लेकिन क्या हुआ है, ऊपर वाला वर्टिब्रा आगे की तरफ चला गया है और नीचे वाला अपनी जगह पे है, जिसकी वजह से
ये कंडीशन डिवेल्प हो गई है, जिसे कह रहे हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है उसके ऊपर भी कंप्रेशन आएगी, जिसकी वजह से डिफरेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगी। स्पाइना बाइफिडा पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, वर्टिब्रा पूरी तरह डिवेलप हो नहीं रहा होता। ये वर्टिब्रा की बॉडी है जैसा कि आप देख सकते हो, और ये पीछे की तरफ वर्टिब्रल आर्च है। ये वर्टिब्रल आर्च कंप्लीटली नहीं बन रही, इसको यहाँ से ऐसे फ्यूज हो जाना चाहिए था, लेकिन एबनॉर्मल डिवेलपमेंट क्योंकि यहाँ पे हो रही है, इसलिए ये पूरी तरह फ्यूज नहीं हुई और यहाँ से ये बच गई है। बीच में स्पाइनल कॉर्ड ऐसे ही है। अब ऊपर एक सिर्फ एक स्किन है। तो इसका डायग्नोज भी इसी तरह बन जाता है कि अगर किसी को स्पाइना बाइफिडा हो, उसकी स्किन का एग्जामिनेशन किया जाए तो वहाँ पे बालों का एक गुच्छा नजर आ रहा होता है उसकी स्किन के ऊपर, जहाँ पे स्पाइना बाइफिडा हुआ हुआ होता है। और ये आमतौर पर लंबर वर्टिब्रा, जो आपका फोर्थ फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा या फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा, उस रीजन में ऐसा कुछ हो रहा होता है। अगर स्पाइना बाइफिडा डिवेल्प हो, ज्यादा चांसेस इसी रीजन में होते हैं ये कंडीशन होने के। यहाँ पे आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हो, ये वर्टिब्रा बॉडी पड़ी हुई है, ये पीछे क्योंकि यहाँ पे आर्च नहीं बनी, जो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से यहाँ पे पड़ी हुई थी उसने यहाँ से प्रोट्रूड करके बाहर की तरफ आ जाना है। और ये जो बेबी डिवेल्प होगा, जिसकी बर्थ होगी, उसके जिस रीजन में स्पाइना बाइफिडा हुआ हुआ होगा वहां पे एक स्वेलिंग नजर आएगी स्किन के ऊपर। स्वेलिंग नजर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। इसी बेस के ऊपर स्पाइना बाइफिडा की टाइप्स आगे बताई गई हैं। और वो टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, एक होती है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और एक होती है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। यहाँ पे आपको लिखी नजर भी आ रही होंगी। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में क्या होता है कि डिफेक्ट तो मौजूद होता है, यानी वर्टिब्रा की आर्च मुकम्मल तौर पे नहीं बनी होती, लेकिन क्या होता है वहाँ उस जो डिफेक्ट बना हुआ होता है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड प्रोट्रूड करके बाहर नहीं जाती, वो अपनी जगह पे ही रहती है। लेकिन इसका डायग्नोज कैसे बन जाता है, एक तो एक्सरे से पता चल जाएगा, लेकिन अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो जिस रीजन में स्पाइना बाइफिडा हुआ हुआ होगा वहाँ पे हमें एक बालों का गुच्छा नजर आएगा। तो ये इंडिकेट कर सकता है कि स्पाइना बाइफिडा इस बेबी को हुआ हुआ है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मनिंजियोसील। मनिंजियोसील में क्या होता है, डिफेक्ट तो ऑलरेडी मौजूद है वर्टिब्रल आर्च के अंदर। वहां से क्या होगा, एक तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उस जो स्वेलिंग बन चुकी है वो बाहर की तरफ जाएगा उस डिफेक्ट से, और जहाँ पे वो डिफेक्ट है वहाँ पे एक स्वेलिंग बन जाएगी। अब इस स्वेलिंग में क्या क्या है, एक तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है और दूसरा मनीजीज है। मनीजीज क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, आपके ब्रेन के अराउंड भी होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी होती हैं। ये तीन तरह की होती हैं। एक सबसे आउटर वाली होती है ड्यूरा मैटर, उससे अंदर वाली होती है एरेक्नोइड मैटर, और सबसे अंदर वाली होती है पाया मैटर। तो क्या हो सकता है, ये जो तीनों मनीजीज हैं इसमें ये मेनिंजेस प्रोट्रूड करके बाहर की तरफ आ जाती हैं, और स्पाइनल फ्लूइड भी, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो भी इस स्वेलिंग के अंदर आ जाता है। लेकिन स्पाइनल कोड फिर भी नहीं आई, वो अपनी जगह पे ही अभी है। तो अगर सिर्फ ऐसा हो रहा है कि मेनिंजेस सिर्फ प्रोट्रूड कर रही हैं और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बाहर निकल आया, तो इस कंडीशन को कहेंगे मेनिंजियोसील। नाम से ही पता चल रहा है, मेनिंजो मेनिंजो मीन मेनिंजेस प्रोट्रूड कर गई हैं। थर्ड कंडीशन जिसको कह रहे होती है माइलो मेनिंजोसील। इसमें माइलो का वर्ड हमेशा यूज हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड के लिए, और मेनिंजोसील आप पहले भी यहाँ पे भी देख सकते हो। मेनिंजो का क्या मतलब होता है, मेनिंजीज। तो ये ऐसी कंडीशन होगी जिसमें उस डिफेक्ट में से हर चीज बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाएगी। और वो चीजें कौन कौन सी होगी, एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, दूसरा मेनिंजीज होगी, और तीसरा स्पाइनल कॉर्ड होगा। और ये सबसे सीरियस कंडीशन है जो कि एबनॉर्मेलिटी कॉज करवा रही होती है फीटस के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।